अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब की मस्जिदों में एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियोस बनाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। इस किस्म की शूटिंग से अल्लाह के घरों के तकद्दुस की पामाली का खतरा। जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू ने रफा पर हमले की दे दी मंजूरी। कहा, रफा में दाखिल हुए बगैर हमास के खिलाफ फतह हासिल करना है नामुमकिन। फलस्तीनियों की हिमायत में इराक के इस्लामी मज़ाहिमत और यमन के हौसियों के हमले जारी। इस्लामी मज़ाहिमत ने इसराइली एयरपोर्ट को तो हौसियों ने इसराइली जहाज को बनाया निशाना। माह रमजान के दौरान म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों का शुरू किया कत्लेआम। फौज के फिजाई हमलों में मासूम बच्चों समेत कम से कम 25 रोहिंग्या मुस्लिम जाँ बहक। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दाखिल किया हलफनामा। कहा, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रहने नहीं दिया जा सकता। और कांग्रेस पार्टी कायदीन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार पर लगाए संगीन इल्जामात। कहा, इलेक्शन का वक्त है और हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए। सफर करने के भी हमारे पास नहीं है पैसे। और पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब में मसाजिद के अंदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक वजारत इस्लामी उमूर और दावत व रहनुमाई ने मस्जिद के अंदर मार्केटिंग और कमर्शियल प्रोडक्ट्स की तशहीरी वीडियो बनाने पर एक सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया। बयान में कहा गया है कि इस सोशल मीडिया यूजर ने मस्जिद के अंदर शूट की गई मार्केटिंग वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। मिनिस्ट्री के बकौल इस किस्म की शूटिंग से अल्लाह के घरों के तकद्दुस की पामाली का खतरा है और ये कानून के मुताबिक जुर्म है जिस पर अब कार्रवाई की जाएगी। बयान में शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि मसाजिद में ऐसी वीडियोस बनाते हुए किसी को देखें तो वजारत को इत्तला दें। इत्तला देने वालों की शनाख्त राज में रखी जाएगी। सऊदी अरब के महकमे मौसमियात की जानिब से रियाज और मक्का मुकर्रमा में बारिशों के सिलसिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक अल मजमा, शक्रा, मरात, रियाज रीजन, अल दरिया व दीगर इलाकों में बारिश, तेज हवाएं चलने और गरज चमक का इम्कान है। नेशनल सेंटर के बयान के मुताबिक अल फलक, अल हरीक, अल कर्ज, अल दलम, अल मज़ाहमिया, होता, बनी तमीम और अर्रेन कमिश्नरियों में भी बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। मक्का मुकर्रमा में मौसमियात के निगरान तलाल अल हाज़मी का कहना है कि मक्का मुकर्रमा में आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश का ज़्यादा इम्कान मौजूद है। तलाल अल हाज़मी ने मक्का शहर और उसके अतराफ रहने वाली आवाम को मशवरा दिया कि बारिश और उसके असरात से बचने के लिए मोहतात रहें और मौसमी हालात से बाखबर रहें। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे को $40 मिलियन इमदाद देने का ऐलान किया है। शाह सलमान इंसानी इमदाद और इमदादी सेंटर ने कहा कि ये फंड्स ओनरवा की गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की कोशिशों में मदद करेगी, जहां इसराइल और हमास की जंग 5 माह से ज़्यादा अरसे से जारी है। इस साल के शुरुआत में इसराइली हुकूमत ने दावा किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के 12 अरकान हमास के 7 अक्टूबर को साउथ इसराइल पर हमले में शरीक थे। इसराइली इल्ज़ामात ने अमेरिका की क़यादत में 1 दर्जन से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ को ओनरवा के लिए फंडिंग सस्पेंड करने पर उकसाया, जो गजा और पूरे मिडल ईस्ट में लाखों फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को तालीम और सेहत की देखभाल समेत अहम खदमात फराहम करता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने रफ़ा पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है और वो इलाके से शहरियों को निकालने के मंसूबे को जल्द ही मंजूर कर लेंगे। इसराइली प्राइम मिनिस्टर के प्रेस दफ्तर के मुताबिक नेतन्याहू ने 18 मार्च को अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ अपने फ़ोन राब्ते के बारे में भी बयान दिया। नेतन्याहू ने दलील दी कि मैंने और बाइडन ने इब्तिदाई तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया था कि हमास को ख़त्म किया जाना चाहिए,
नेतन्याहू ने बाइडन को बताया था कि इसराइली फौज के गजा की पट्टी में दाखिल हुए बगैर हमास को शिकस्त देना नामुमकिन है। नेतन्याहू ने कहा कि पिछली मुलाकात में उन्होंने सदर बाइडन से कहा था कि बकिया बटालियन को तबाह करने के लिए रफा में दाखिल हुए बगैर फतह हासिल करना नामुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इसराइली हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो गजा की पट्टी के तमाम हिस्सों तक बगैर किसी रुकावट के इंसानी इमदादी सामान की मुकम्मल रसाई को यकीनी बनाए और आलमी बरादरी से इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करने का मुतालबा किया। ये बात उन्होंने ब्रसेल्स में यूरोपीय कमीशन के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम के ख़ात्मे, इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी तक पहुँचने और होस्टेजेस की गैर मशरूत रिहाई को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने से इनकार कर दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सवालिया सेशन में लेबर पार्टी के कानून साज मार्क हेनड्रिक ने ऋषि सुनक से पूछा कि क्या वो यूरोपीय यूनियन के फॉरेन अफेयर के सरबराह जोसेफ बोरेल से इत्तेफाक करते हैं, जिन्होंने कहा कि इसराइल भूख को जंग के एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस पर ऋषि सुनक ने कहा कि इसराइल को गजा में मजीद इमदाद की इजाज़त देनी चाहिए। बरतानिया मजीद इमदाद हासिल करने और इस बिगड़ते हुए बहरान को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हम आवाम को जिस तकालीफ का सामना है उसको दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हालांकि इस दौरान ऋषि सुनक ने गजा में जंगबंदी पर कोई बात नहीं की। इराक की मज़ाहमत इस्लामी ने इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाकर सनसनी फैला दी है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इराक की इस्लामी मज़ाहमत के बयान में कहा गया है कि उसके मुजाहिदीन ने 20 मार्च अलसबह कई ड्रोन से इसराइली हुकूमत के बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इस बयान में इसराइल के ठिकानों को तबाह करने के लिए इन हमलों के जारी रहने पर ताकीद करते हुए कहा गया है कि यह ऑपरेशन इसराइली कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत और गजा के अवाम की हिमायत के लिए अंजाम दिए जाने वाले ऑपरेशन के दूसरे फेज़ की तकमील और निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ सिहनियों के जराइम और कत्लेआम का जवाब है। यमन के हौसियों के तर्जुमान याहिया सरी ने ताज़ा हौसी हमलों के बारे में बताते हुए कहा कि इसराइली कश्ती पर बहरे अहमर में हमला किया गया है। याहिया सरी ने इस बारे में मज़ीद बताया कि इसराइली माल बरदार कश्ती माडोव को हौसी बहरिया ने मिसाइलों के साथ बहरे अहमर में हमले की ज़द में लिया, जबकि इसराइली इलाके इलात में परों वाले मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया गया। वाज़ेह है, माडो नावी कश्ती एक एलपीजी टैंकर ले जाने वाली कश्ती है। मैरीटाइम शिपिंग ट्रैकर्स के मुताबिक ये सऊदी अरब से सिंगापुर जा रही थी। ताहम हौसियों का कहना है कि यह कश्ती अमेरिकी थी। म्यांमार में फिर एक मरतबा रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया है। म्यांमार की फौज के फिजाई हमलों में कम अज कम 25 मुस्लिम रोहिंग्याई बाशिंदों के जाबहक उतने ही तादाद के जख्मी होने की इत्तलात है। महलूकीन में बच्चे भी शामिल हैं। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक म्यांमार की फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों में राखीन रियासत में मम्बिया टाउनशिप के नॉर्थ में थाडा गांव को निशाना बनाया गया। फ़ौजी हुकूमत ने इस खबर पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से रोहिंग्या पनाह गज़ीनों पर सुप्रीम कोर्ट में अदालत में हलफनामा दायर किया गया है। अपने इस हलफनामे में बीजेपी हुकूमत ने कहा है कि भारत में पनाह गज़ीनों के तौर पर गैर मुल्कियों को पूरी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। अपने हलफनामे में मोदी सरकार ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले महदूद वसाइल वाले तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर हम हमारे मुल्क के शहरियों को तरजीह देना ज़रूरी समझते हैं।
ईडी के समन के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें इस मामले में राहत मिलती नजर आ रही है। दरअसल आज जुमेरात को समाअत के दौरान अदालत ने ईडी से कहा कि अगर उनके पास सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत हैं तो उन्हें दिखाएं। इससे कबल समाअत के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार न करने की गारंटी मांगी थी। समाअत के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई काबिल सजा कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोकसभा इलेक्शन से ऐन कबल कांग्रेस पार्टी कायदीन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व दीगर ने पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने का दावा किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज हम जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं वो काफी गंभीर है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे लीडरों के पास ट्रेन से सफर करने के भी पैसे नहीं हैं, हमें ऐड के लिए स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का? और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले एक महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए
अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हमको सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमको पोस्टर छपवाने, हमको पैम्फलेट छपवाने। अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र रहेगा। मैंने पिछले सप्ताह आप सब लोगों के सम्मुख मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई, आप जरा देखिए। ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया। यूपी के फॉर्मर सीएम और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को चंदा नहीं बल्कि वसूली करार दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत जाने वाली है क्योंकि हर मर्तबा उन्होंने झूठ बोला है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले पकड़े गए, ये तो छोटी चोरी बता रहे हो आप। ये चंदा वाली वसूली, चंदा नहीं है वो, याद रखना, ये चंदा शब्द गलत बोल रहे हैं आप। वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। एक मुझे वीडियो मिला माँ गंगा का गंदगी का, हमने ट्वीट कर दिया, अधिकारी सफाई करने पहुंच गए। मैंने केवल वीडियो ट्वीट किया तो आप देख लीजिए। अधिकारी पाइप लेके पानी का, बोलो गंगा में पानी इतना, और पाइप से सफाई कर रहे थे, बताइए घाट। कमाल है इनका। तो ये सरकार जाने वाली है, हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है। यहाँ ये अखबार के लोग हैं, ये गोमती की फोटो छापते हैं आप। आज भी कुछ अखबारों में तस्वीर छपी है गोमती के, 3000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। सोचिए आप, 3000 करोड़ रुपए खर्च हुआ गोमती की सफाई में अभी तक, और गोमती का नाला बह रही है। ये यमुना के किनारे वाले लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। ये अभी गर्मियां आएंगी, आप देखना यमुना सूख जाएगी। मई जून आएगा, आप देख लेना पैदल गंगा चले जाना एक कोने से दूसरे कोने में। कौन जिम्मेदार है नदियों की बर्बादी के लिए? यही बीजेपी के लोग। बिहार में कांग्रेस का हाथ मजबूत हुआ है। दरअसल बिहार की जन अधिकार पार्टी या जेएपी के चीफ राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया है। अब वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से एमपी इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनकी बीवी रंजीत रंजन राज्यसभा की एमपी हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मैं हमेशा से कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ रहा। दुनिया को पता है कि पूर्णिया, सीमांचल और कोसी मेरा खून है, पूर्णिया मेरी लाइफलाइन है। जन अधिकार पार्टी जो लगातार 3 चुनाव लड़ी, 2 विधानसभा, 1 लोकसभा, और क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे बिहार में सत्ता में भी रहे और कुछ पार्टी सत्ता में नहीं रहे। एक संघर्ष की एक बड़ी लंबी फिरहस्त है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा, हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास।
हम पूरी पार्टी अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को पूरी लिस्ट, पूरी नेतृत्व, चूंकि हमारा उस 2 व्यक्ति के प्रति और एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय, इस उम्र में भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और एक तानाशाह के खिलाफ सशक्त आवाज खड़गे साहब। वो आवाज इस उम्र में मैंने नहीं सुना। वो बाबू वीर कुंवर सिंह और खड़गे साहब के जब मैं देखता हूं तो मुझे वीर कुंवर सिंह जी याद आते। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब की मस्जिदों में एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियोस बनाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। इस किस्म की शूटिंग से अल्लाह के घरों के तकद्दुस की पामाली का खतरा। जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू ने रफा पर हमले की दे दी मंजूरी। कहा, रफा में दाखिल हुए बगैर हमास के खिलाफ फतह हासिल करना है नामुमकिन। फलस्तीनियों की हिमायत में इराक के इस्लामी मज़ाहिमत और यमन के हौसियों के हमले जारी। इस्लामी मज़ाहिमत ने इसराइली एयरपोर्ट को तो हौसियों ने इसराइली जहाज को बनाया निशाना। माह रमजान के दौरान म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों का शुरू किया कत्लेआम। फौज के फिजाई हमलों में मासूम बच्चों समेत कम से कम 25 रोहिंग्या मुस्लिम जाँ बहक। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दाखिल किया हलफनामा। कहा, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रहने नहीं दिया जा सकता। और कांग्रेस पार्टी कायदीन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार पर लगाए संगीन इल्जामात। कहा, इलेक्शन का वक्त है और हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए। सफर करने के भी हमारे पास नहीं है पैसे। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।